नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बायसिंग सर्किट कितने टाइप्स के होते हैं। बायसिंग सर्किट्स आपके 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड बायस सर्किट, नेक्स्ट होता है कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, थर्ड होता है एमीटर बेस और सेल्फ बायस सर्किट एंड लास्ट होता है पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट। इन चारों बायस सर्किट के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट की। ऑपरेटिंग पॉइंट का कैलकुलेशन हमने किन किन वैल्यूज से किया था। एक हमने बेस करंट मेज़र किया था, डीसी बेस करंट मेज़र किया था, दूसरा हमने मेज़र किया था डीसी कलेक्टर करंट एंड थर्ड हमने मेज़र किया था कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। इन तीनों वैल्यूज़ को मेज़र करके हम देखेंगे कि हमारा क्या ऑपरेटिंग पॉइंट निकल के आ रहा है, क्या ऑपरेटिंग पॉइंट पर चेंजमेंट आ रहा है इन सारे बायसिंग सर्किट की वजह से। ये फिक्स्ड बायस सर्किट का डायग्राम है। एक ट्रांजिस्टर लिया हमने, इसमें बेस को, ये हमारा बेस टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल एंड ये एमीटर टर्मिनल। एमीटर को हमने ग्राउंड कर दिया है, बेस और कलेक्टर के मध्य हमने बायसिंग कर दी है। तो यहाँ पर हमने एक बायसिंग वोल्टेज अप्लाई कर दिया VCC, जो कि कॉमन है बेस और कलेक्टर के बीच में। ये हमारा रेजिस्टेंस है, कलेक्टर पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो कलेक्टर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ये रेजिस्टेंस क्या है, बेस से कनेक्टेड है तो इसको हम लोग बेस रेजिस्टेंस बोलेंगे। यहाँ के कलेक्टर और एमीटर के बीच जो वोल्टेज होगा वो VCE होगा और बेस और एमीटर के बीच जो वोल्टेज होगा वो VBE होगा। यहाँ से करंट IC फ्लो होगी और यहाँ से करंट बेस करंट IB फ्लो होगी। ये हमारा हो गया फिक्स बायस सर्किट का डायग्राम। अब इसकी एनालिसिस करेंगे हम कि हम यहाँ पर बेस करंट की वैल्यू मेज़र करेंगे, कलेक्टर करंट मेज़र करेंगे और जो आउटपुट वोल्टेज है वो मेज़र करेंगे, क्योंकि यही तीनों पॉइंट थे हमारे। यही तीनों पॉइंट्स हमें ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में बता रहे थे। तो हम इसकी एनालिसिस करेंगे। इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे? इसकी एनालिसिस के लिए हमने देखा है कि हमने जैसे अभी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इनपुट साइड एनालिसिस किया था और आउटपुट साइड एनालिसिस किया था। बायसिंग वोल्टेज को कनेक्ट किया था, इनपुट साइड KVL अप्लाई किया था, आउटपुट साइड भी बायसिंग वोल्टेज को लेकर के हमने KVL अप्लाई किया था। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ये हमारा जो बायसिंग वोल्टेज है वो दोनों साइड कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इस बायसिंग वोल्टेज को एक बार हम इनपुट साइड कनेक्ट करेंगे और इस बायसिंग वोल्टेज को एक बार हम आउटपुट साइड कनेक्ट करेंगे। एक बार इनपुट साइड KVL लगाएंगे और एक बार आउटपुट साइड KVL लगाएंगे। उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे, बेस करंट क्या निकलेगा, कलेक्टर करंट क्या निकलेगा और जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है वो क्या निकलेगा। फिक्स बायस सर्किट के एनालिसिस करने के लिए जो हमने बायसिंग वोल्टेज अप्लाई किया था, उस बायसिंग वोल्टेज को हम डिवाइड कर देंगे इनपुट साइड भी और आउटपुट साइड भी। एक बार हम इनपुट साइड बायसिंग वोल्टेज को लगा करके एनालिसिस करेंगे और एक बार आउटपुट साइड इनपुट बायसिंग वोल्टेज को लगा करके एनालिसिस करेंगे। जो हमने यहाँ पर एमीटर टर्मिनल को ग्राउंड किया था, ग्राउंड का मतलब है कि एक रेफरेंस पॉइंट हम ले रहे हैं या फिर जीरो पोटेंशियल पॉइंट ले रहे हैं। ये इसके रिस्पेक्ट में जो बायसिंग वोल्टेज है उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि या तो ये रेफरेंस पॉइंट है या फिर एक जीरो पोटेंशियल पॉइंट है। तो यहाँ से इनपुट और ये जो आपका टर्मिनल है और जो ये टर्मिनल है इसके बीच हम अब बायसिंग वोल्टेज कनेक्ट करेंगे। इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ये आपका एक VCC हो गया। अब इनपुट साइड कैलकुलेशन करने के लिए हम इस लूप में KVL अप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पर KVL अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या निकलेगी, VCC माइनस IBRB, यहाँ पे जो ड्रॉप होगा माइनस जो यहाँ पर ड्रॉप होगा माइनस का VBE, तो VCC माइनस IBRB माइनस VBE इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम IB अगर निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा, VCC माइनस VBE इज इक्वल टू IBRB। यहाँ से अगर हम इनपुट करंट या बेस करंट निकालेंगे तो क्या निकल आएगा, VCC माइनस VBE अपॉन RB। ये जो आपका VBE है ये क्या है, कट इन वोल्टेज है। कट इन वोल्टेज ये आपका क्या है, कट इन वोल्टेज है। ये 0.7 हो सकता है सिलिकॉन के केस में या फिर 0.3 हो सकता है जर्मेनियम के केस में। तो अगर आपको कट इन वोल्टेज अगर आपका दिया हुआ है, मतलब अगर सिलिकॉन डायोड दिया हुआ है या फिर जर्मेनियम डायोड दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप कट इन वोल्टेज आप मतलब समझ जाएंगे। देन अगर आपको बायसिंग वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है सर्किट में, तो आप बेस करंट को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेस करंट की क्या वैल्यू होगी एक पर्टिकुलर बायसिंग वोल्टेज पर, बेस रेजिस्टेंस पर और गिवन कट इन वोल्टेज पर। तो हम बेस करंट की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ये बेस करंट निकल के आएगा। और हम जानते हैं कि IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB।
हम पहले भी इस रिलेशन को पढ़ चुके हैं। आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा आई बी। तो यहाँ से हमारा जो कलेक्टर करंट निकल के आएगा वो बीटा टाइम्स निकल के आएगा वी सी सी माइनस वी बी ई अपॉन आर बी। ये हमारा कलेक्टर करंट निकल के आएगा। अगर हम इस रिलेशन से निकालना चाहें तो हमारा कलेक्टर करंट बीटा टाइम्स ऑफ दिस फैक्टर निकल के आएगा। आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। तो जो हमारा कलेक्टर करंट निकल के आएगा वो बीटा टाइम्स दिस फैक्टर वी सी सी माइनस वी बी अपॉन आर बी। अब अगर आउटपुट साइड की कैलकुलेशन करना है तो आउटपुट साइड भी हम बायसिंग वोल्टेज को कनेक्ट करेंगे। ये वी सी सी लगाया। अब यहाँ पर हम आउटपुट साइड KVL लगाएंगे। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि आउटपुट करंट की वैल्यू क्या है और आउटपुट वोल्टेज की क्या वैल्यू निकल के आ रही है। तो हम आउटपुट साइड कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर अब KVL लगाएंगे। आउटपुट साइड KVL लगाने पर जो इक्वेशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब वी सी ई की वैल्यू निकालेंगे, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे, वो निकल के आएगा वी सी सी माइनस आई सी आर सी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू ये निकल के आ रही है और हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं कि कलेक्टर करंट की हमारी क्या वैल्यू है। तो जब हम यहाँ पे कलेक्टर करंट की अगर वैल्यू पुट कर देखते हैं जो कि निकल के आई थी वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी की वैल्यू निकल के आई थी वी सी सी माइनस वी बी ई अपॉन आर बी टाइम्स बीटा इंटू सी। ये आपका वी सी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकल आएगा यहाँ से। अगर आप आई सी की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे जो कि बीटा टाइम्स ऑफ वी सी सी माइनस वी बी अपॉन आर पी था। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमने तीनों जो पॉइंट जो हमें ऑपरेटिंग पॉइंट दे रहे थे, कलेक्टर करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और जो इनपुट करंट था बेस करंट आई बी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो जब हमने इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो ये तीनों वैल्यूज़ ही तो हमें बता रहे थे कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट किस लोकेशन पे होगा। तो अगर हमें इस पे बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं, उस पे अगर आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं, बाइसिंग वोल्टेज की वैल्यू दिया हुआ है, बीटा की वैल्यू गिवन है, बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है, कलेक्टर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट वोल्टेज वी सी ई, कलेक्टर करंट आई सी और बेस करंट या फिर इनपुट करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा कैरेक्टरिस्टिक पे कहाँ पर लाई कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक पर आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो किस पॉइंट पर लाई कर रहा है वो हम इस कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, इस एनालिसिस से निकाल सकते हैं। अब बात ये है कि जो फिक्स्ड बायस सर्किट है उसको यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो फिक्स्ड बायस सर्किट को यूज़ नहीं किया जाता है। उसका रीज़न है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आपका वैल्यू है बीटा टाइम्स ऑफ दिस, ये आपका बताता है कि ये बेस करंट है, ये बेस करंट है। तो आप देख रहे हो कि जो आपका इनपुट करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीटा की वैल्यू के, और बीटा की वैल्यू में अगर वेरिएशन होता है तो कलेक्टर करंट में वेरिएशन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बीटा की वैल्यू में अगर हम वेरिएशन कर रहे हैं, थोड़ा सा भी वेरिएशन अगर बीटा की वैल्यू में होता है, थोड़ा सा वेरिएशन का मतलब क्या है कि अगर आपका ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है, किसी भी केस में ट्रांजिस्टर अगर आपका ख़राब होता है तो ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करना पड़ेगा। और कभी भी ट्रांजिस्टर का जो बीटा की वैल्यू होती है, डिफरेंट ट्रांजिस्टर की बीटा की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती है। चाहे नंबर चाहे सेम हो ट्रांजिस्टर का, लेकिन नंबर सेम होने के बावजूद भी जो आपका बीटा की वैल्यू होगा उस ट्रांजिस्टर का सेम नहीं होगा। तो बीटा की वैल्यू वेरी कर जाएगी और जैसे ही बीटा की वैल्यू वेरी करेगी कलेक्टर करंट वेरी कर जाएगा, और कलेक्टर करंट अगर वेरी किया तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है हमारा वो शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग फिक्स बायस सर्किट को यूज़ नहीं करते, क्योंकि बीटा की वैल्यू वेरी करने से हमारा बेस करंट, इनपुट करंट भी वेरी कर जाता है, उसकी वजह से कलेक्टर करंट भी वेरी कर जाता है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि इसमें थर्मल रन अवे का प्रॉब्लम भी बना रहता है कि अगर हम बीटा की वैल्यू वेरी कर रहे हैं, कलेक्टर करंट वेरी कर रहा है, कलेक्टर करंट जितना वेरी करेगा, और कलेक्टर करंट हम जानते हैं कि लीकेज करंट का कंपोनेंट भी आता है, तो लीकेज करंट हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे डिपेंड करता है। तो जितना आप माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, लीकेज करंट टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, लीकेज करंट जितना बढ़ेगी मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ेगा लीकेज करंट बढ़ेगा, लीकेज करंट जितना बढ़ेगा कलेक्टर करंट बढ़ता जाएगा, कलेक्टर करंट बढ़ता जाएगा तो डेसिपेशन बढ़ता जाएगा, पावर का डेसिपेशन बढ़ता जाएगा, पावर डेसिपेशन अगर बढ़ता जाएगा तो हमारा टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर और बढ़ जाएगा दैट मीन्स कि ये प्रोसेस धीरे धीरे चलती रहेगी, अपने आप को रिपीट करती रहेगी।
जब ये प्रोसेस अपने आप को रिपीट करती रहेगी, दैट मीन्स कि आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो शिफ्ट होता रहेगा बार बार। और हमें ऑपरेटिंग पॉइंट को एक बार फिक्स करना है। हम नहीं चाहते कि ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा बार बार वैरी करता रहे, इसलिए फिक्स्ड बायस सर्किट को यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होता रहता है, वैरी करता रहता है बीटा की वैल्यू में चेंज होने की वजह से, या फिर हमारा जो टेम्परेचर सेंसिटिव है, टेम्परेचर की चेंज होने की वजह से हमारा कलेक्टर करंट वैरी करता रहता है और ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। इसलिए फिक्स्ड बायस सर्किट का यूज़ नहीं किया जाता है।